हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, राइट। तो हम लोग इनके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो उनको डिस्कस कर रहे हैं। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। ठीक है, सबसे पहले मैं ऑर्गन लिखती हूँ। फर्स्ट इज हार्ट, सेकेंड इज ब्रेन, थर्ड इज रूट्स एंड फिफ्थ इज लीव्स। ठीक है, सबसे पहले हम इनको क्या डिस्कस करते हैं कि इनमें से प्लांट सेल के ऑर्गन्स कौन से हैं एंड इनमें से एनिमल सेल्स के ऑर्गन कौन से हैं। ठीक है, पहले उनको डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद फर्दर हम इनके फंक्शंस देखेंगे। अब सबसे पहले आप देखिए, हार्ट जो है ये किसका ऑर्गन है? एनिमल सेल का। एनिमल सेल में ही आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। ब्रेन इज ऑल्सो द ऑर्गन ऑफ एनिमल सेल, राइट। एंड रूट्स क्या है आपके? प्लांट सेल का ऑर्गन। एंड लीव्स भी क्या है आपके? प्लांट सेल का ऑर्गन। क्लियर? सो अब हम इनके फंक्शंस देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ गया आपका हार्ट कि हार्ट का क्या फंक्शन होता है। बच्चे आप मुझे तो लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हार्ट का फंक्शन क्या है, बट फिर भी अगर कुछ बच्चों को नहीं पता है हार्ट का फंक्शन, तो सुनिए कि हार्ट क्या करता है बच्चे, कि हमारी थ्रू आउट बॉडी में ब्लड को पंप करता है। ठीक है, ये क्या करता है, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ पंप ब्लड। ठीक है, हमारी बॉडी में जो ब्लड को पंप करते हैं वो कौन सा ऑर्गन करता है? वो है आपका हार्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज योर ब्रेन। अब ब्रेन क्या करता है बच्चे? जितने भी आपके बॉडी के पार्ट्स में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल एक्टिविटीज। ठीक है, हमारी बॉडीज में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं बच्चे, उनको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। क्लियर? नाउ रूट्स प्लांट सेल का ऑर्गन है, तो रूट्स मैंने कल भी बताया था, इसका क्या काम होता है? ये वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके, रूट्स का क्या काम होता है? ये वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। एंड द लास्ट इज लीव्स। लीव्स का क्या काम होता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। ठीक है, जो खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो कौन करते हैं? लीव्स। फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। क्लियर? ये थे आपके 4 ऑर्गन्स जिनके आपने फंक्शंस बताने थे, तो यही थे बच्चे आपके फंक्शंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अब बच्चा नेक्स्ट आपका क्या है? व्हाट इज द शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी क्या होता है? आरबीसी होता है आपके ह्यूमन ब्लड में, आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल। अब इनकी शेप क्या होती है बच्चे? दे आर स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी शेप जो होती है स्फेरिकल होती है। क्लियर? एंड अब आप देखिए कि रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या होता है बच्चे। इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये आपके लंग से ऑक्सीजन लेके बाकी टिश्यूज को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आरबीसी का क्या काम होता है? टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम दी lungs to the tissues around the body, to the tissues around the बॉडी। क्लियर? कि जो आपके आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स होते हैं, एक तो ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं और ये क्या करते हैं? आपके लंग से ऑक्सीजन को कैरी करके बाकी बॉडी के टिश्यूज को प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या बच्चे? नेक्स्ट है आपका आपको डिफरेंस बताना है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोट्स
एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स क्या होते हैं, ये हमने कल भी देखा था कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मटेरियल होता है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेयर एज यूकैरियोट में क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है बट उसमें कोई भी आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड यूकैरियोट क्या होते हैं बच्चे, इनमें क्या होता है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। क्या होता है इसमें, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर, ओके। यूकैरियोट्स में क्या होता है कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अब बच्चे प्रोकैरियोट्स की क्या मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, इसमें आपकी एग्जांपल थी एक ब्लू ग्रीन अलगी एंड बैक्टीरिया, ठीक है, एंड बैक्टीरिया, ये इसकी एग्जांपल थी प्रोकैरियोट्स की। और यूकैरियोट्स की एग्जांपल थी बच्चे आपकी अनियन सेल एंड चीक सेल, ठीक है। ये किसकी एग्जांपल थी, आपकी यूकैरियोट्स की। क्लियर, चलिए यहां तक क्लियर है आपको, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, वाई आर नर्व सेल्स लॉन्ग एंड हैव ब्रांचेस, कि जो आपके नर्व सेल्स हैं वाई दे आर लॉन्ग, वो लॉन्ग क्यों होते हैं। अच्छा, जो नर्व सेल्स होते हैं ना उनको आप न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपने बायो में पढ़ा होगा तो नर्व सेल्स को न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, आपने देखा था कि इनकी क्या होती है, लॉन्ग ब्रांचेस होते हैं ना, मैंने इसकी डायग्राम आपको बताई थी। ब्रांचेस होती हैं इसकी, क्यों, जैसे थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होती है, सो दैट कि ये कनेक्ट कर सकें बाकी दूसरी नर्व सेल से, कनेक्ट विद अदर nerve cells and transmit message over long distance, ठीक है। अब बच्चे क्या होता है कि हमारी बॉडीज में क्या होती है, आपने अपने अगर आप अपने बाजू में ही देखो तो ये आपकी नर्व्स सामने दिखती है ना, ये क्या है, ये सभी नर्व्स तो है, आपकी नर्व सेल्स ही तो है। ये क्या करती हैं कि ये हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है कि नर्व्स यही होती है ना, नर्व्स ही नर्व्स होती हैं। तो ये क्या होती है, सभी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। ये सभी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होगी तो जब कोई मैसेज आएगा तो ये आपकी हर एक नर्व को क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं और ये क्या करती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस क्या करती हैं, मैसेज जो है ट्रांसफर करती है, ठीक है, ट्रांसमिट करती है मैसेज को ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। सो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द नर्व सेल, सो द अदर नेम ऑफ द नर्व सेल इज न्यूरॉन, ठीक है। ओके, अच्छा आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे सेल्स हैं वो 1000 ऑफ ईयर्स पहले जो है, मतलब उनको इतना टाइम क्यों लगा, वो क्यों नहीं पहले ऑब्जर्व हो पाए, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके सेल हैं वो बिल्कुल स्मॉल होते हैं और ऐसे स्मेल जो बिल्कुल एक्सट्रीमली स्मॉल, मोस्ट ऑफ दी सेल्स जो होते हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं जिनको आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसीलिए वो जो थे ऑब्जर्व नहीं हो पाए इतनी जल्दी और उनको हजारों साल लगे उनको ऑब्जर्व करने में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्या है, स्टेट द सेल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओके। अब सेल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या बताते हैं, आपको पता है कि आपके दो बायोलॉजिस्ट थे, एक थे स्लेडन एंड एक थे शिवॉन। उन्होंने क्या किया था,
थ्योरी को प्रेजेंट किया था और कहा था कि जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं आपके, दे आर ऑल कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, दो बायोलॉजिस्ट थे आपके, कौन कौन से, मैं उनके नेम लिख देती हूँ, स्लाइडिन एंड शिवोन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, 1839 में एक थ्योरी दी थी और उस थ्योरी में इन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी दी थी उन्होंने, और उसमें क्या कहा था कि ऑल plants and animals are composed of cells, and the cell is the basic unit of life, एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कि जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो किससे बने हैं बच्चे, वो आपके सेल से बने हैं, और जो आपका सेल है वो आपकी लाइफ का क्या रहता है, एक बेसिक यूनिट। ठीक है, कि जो आपका स्टार्टिंग होती है लाइफ की वो किससे होती है, बेसिकली सेल से। So the next is function of mitochondria in a cell. Function of mitochondria in a cell। ठीक है, कि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है। ये भी अगर आपको याद होगा तो हमने कल पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है बच्चे, रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन अ सेल। रेस्पिरेशन, और यू कैन से दैट ऑक्सीडेशन इन अ सेल। ठीक है, तो ये क्या करता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को यूज करता है एनर्जी को प्रोड्यूस करवाने के लिए। सिंपल आपने देखना है, बोलना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करवाते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ठीक है, अब इसको माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चे एक और नाम से भी जाना जाता है, उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ अ सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, तो आपने लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चे आपके कि जीन्स क्या होते हैं। हम बोलते हैं ना कि इनमें पेरेंट्स की जीन्स हैं, तो पेरेंट्स के ही तो होते हैं जीन्स जो हमारे में हैं। तो जीन्स क्या होते हैं बच्चे कि इट्स अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इट्स अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सो बच्चे ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ ए हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जीन्स क्या करते हैं बच्चे कि जो आप हमारे पेरेंट्स में जो कुछ ये क्वालिटीज रहती हैं, है ना, कुछ होता है ना कि जो ये सेम एक्टिविटीज जो होता है अपने पेरेंट्स की तरह या पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, या कुछ भी है, कुछ भी करेक्टर हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, जीन्स क्या करती हैं, ये कंट्रोल करती हैं ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, सो जीन्स कहाँ पे लोकेट करते हैं, दे आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स। कहाँ लोकेट करते हैं जीन्स, क्रोमोसोम्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्लास्टिड क्या होता है। जब हमने प्लांट सेल स्टडी किया था तो उससे मैंने आपको प्लास्टिड बताया था, अगर आपको याद होगा, प्लास्टिड्स। ठीक है, अब अच्छा प्लास्टिड क्या होता है कि ये आपके प्लांट सेल में फाउंड करते हैं, दे आर ये काइंड ऑफ ऑर्गेनील्स रहते हैं कि इसमें प्लांट सेल में आपको मिलेंगे। ये करते क्या है बच्चे कि जो ग्रीन कलर प्लास्टिड होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में, जिसको आप क्लोरोप्लास्ट भी कहते हो। क्या कहते हो, क्लोरोप्लास्ट।
क्या होता है ये, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड। ठीक है, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड आपका किस में प्रेजेंट होता है बच्चे, आपका ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, जिसको आप क्लोरोप्लास्ट कहते हो। ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसमें होती है जिसको आप क्लोरोफिल कहते हो, एंड इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ फूड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द साइज ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग। अच्छा, ये भी हमने देखा था कि ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसका कितना साइज होता है, ऑस्ट्रिच एग। ओके, तो बच्चे ऑस्ट्रिच का जो एग है उसका क्या साइज होता है, उसका साइज था आपका 170 mm इंटू 130 mm। ओके, सो इट इज अ लार्जेस्ट सेल। ऑस्ट्रिच का सही है, तो आ गया इसका साइज। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, उसका नाम बताइए, तो आपने बोला है ऑस्ट्रिच एग, इट इज द लार्जेस्ट सेल एंड इट इज अ सिंगल सेल विच इज कॉल्ड फर्टिलाइज्ड एग सेल और जाइगोट। ठीक है बच्चे, क्या होता है इसमें एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है जिसको आप यूनिसेलुलर भी कहते हो, तो या फिर फर्टिलाइज्ड एग सेल इसको कहते हो। इट इज अ सिंगल सेल को फर्टिलाइज्ड एग सेल भी कहते हो या फिर आप जाइगोट कहते हो। ओके, जाइगोट क्या हो गया, फर्टिलाइज्ड एग सेल। ओके, अब अच्छा अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको सेल वॉल भी बताया था। प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, बट आपका जो एनिमल सेल है उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, नॉट सेल वॉल। तो अब सेल वॉल का फंक्शन क्या है बच्चे, ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है, या फिर प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, या फिर आप बोल सकते हो कि सेल को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, आपका सेल वॉल। ओके, अब नेक्स्ट है आपका कि आपको ऐसे दो सेल्स बताने हैं जो एनिमल में फाउंड होते हैं और दो ऐसे सेल्स बताने हैं जो प्लांट सेल में फाउंड होते हैं। दो आपने बताने हैं जो एनिमल में होते हैं और दो आपने बताने हैं जो प्लांट्स में होते हैं। क्लियर? तो एनिमल में जो आपके दो सेल होते हैं वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज आर रेड ब्लड सेल एंड सेकंड इज मसल सेल। और भी बहुत होते हैं, कौन कौन से, नर्व सेल, बोन सेल, फोटोसिंथेटिक सेल, प्लास्टिड सेल, इसी तरह बहुत टाइप के आपके क्या होते हैं, सेल प्रेजेंट होते हैं एनिमल में। अगर प्लांट्स की बात करें तो इसमें होता है जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम सेल एंड फ्लोएम सेल। क्लियर? ये आपके दो सेल हैं वो दो सेल जो एनिमल में प्रेजेंट है और वो दो सेल जो आपके किस में प्रेजेंट है, प्लांट्स में। तो ये दो आपके वो सेल्स हैं। अब नेक्स्ट है आपका साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म, ठीक है अच्छा, साइटोप्लाज्म आपने देखा था कि सबसे पहले होते हैं आपकी सेल मेम्ब्रेन बाहर, है ना, फिर उसके अंदर आपका एक जेली लाइक मटेरियल होता है, उस जेली लाइक मटेरियल को हम बोलते थे साइटोप्लाज्म, एंड फिर उसके अंदर होता था आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियस। ठीक है, अब आप देखिए कि न्यूक्लियस को सेल मेम्ब्रेन से जो चीज सेपरेट आउट करती है उसको आप क्या बोलते हो, साइटोप्लाज्म। ओके, सो साइटोप्लाज्म आप बोल सकते हो, साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। So cytoplasm contains many specialized cell organelles and each of these organelles perform a specific function for the cell. So cytoplasm contains a number of minute living structure known as cell organelles and each of these organelles perform a specific function of the cell. Clear? And the most of the chemical reactions which are necessary to keep cells alive takes place in the cytoplasm. क्या कहा मैंने? अगर मैं आपको हिंदी में इसका मतलब बताऊं तो इसका हिंदी में ये मतलब है कि साइटोप्लाज्म एक ऐसा जेली की तरह सब्सटेंस होता है जो किन किन के बीच में होता है, जो एक सेल मेम्ब्रेन और आपके न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो आपका साइटोप्लाज्म है उसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होते हैं और हर एक
जो और इनको ऑर्गेनील्स कहते हैं स्पेशलाइज सेल को, और हर एक ऑर्गेनील जो है वो एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो होता है वो परफॉर्म करता है। एंड जितनी भी आपके बच्चे ऑर्गेनील स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो सभी इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं जो एक सेल को जिंदा रखने के लिए जरूरी होती हैं वो सभी आपकी साइटोप्लाज्म में होती हैं। क्लियर? नाउ बच्चे नेक्स्ट इज प्रोटोप्लाज्म। ये था साइटोप्लाज्म एंड द नेक्स्ट इज प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज प्रोटोप्लाज्म। सो बच्चे सेल विदाउट इट्स सेल मेम्ब्रेन उसको क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। वो सेल जिसमें कोई भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा उसको आप बोलोगे प्रोटोप्लाज्म। दैट इज द सेल without its cell membrane is called protoplasm. The cytoplasm and nucleus taken together make up the protoplasm. ये जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों क्या होंगे? एक साथ होंगे। ये दोनों चीजें कौन कौन सी? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो उन दोनों को आप क्या बोलोगे? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, विदाउट द सेल मेम्ब्रेन। नाउ योर नेक्स्ट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है बच्चे? वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल से बनते हैं उनको यूनिसेल्युलर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अमाइबा, ठीक है, क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल से बनते हैं, ठीक है। और अगर बात करें किसकी? मल्टी सेल्युलर की, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो किससे बनते हैं? मैनी सेल। क्लियर? यूनी मीन्स सिंगल एंड मल्टी मीन्स मैनी। तो इनकी एग्जांपल होगी आपकी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट है बच्चे कि एक अमोइबा सेल जो है, एक आपका जो अमोइबा सेल है वो क्या करता है कि वो अपनी शेप को चेंज कर देता है। अमोइबा सेल जो है वो शेप चेंज कर सकता है, और जो वाइट ब्लड सेल ह्यूमन ब्लड में प्रेजेंट होता है वो भी क्या करता है? शेप चेंज करता है। कौन सा? वाइट WBC, वाइट ब्लड सेल। एक होगा अमोइबा सेल और एक होगा वाइट ब्लड सेल। सो अमोइबा सेल भी अपनी शेप चेंज कर सकता है, एंड वाइट ब्लड सेल आपका ह्यूमन ब्लड में प्रेजेंट होता है, इट कैन ऑल्सो चेंज इट्स शेप। सो बच्चे अब आपने बताना है ये दोनों अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन अमोइबा सेल एंड वाइट ब्लड सेल? राइट नाउ we have to find out the difference between an amoeba cell and a white blood cell, because these both cell can change their shape, amoeba cell in animals and the white blood cell in human beings. Okay, देन अब आप देखिए बच्चे कि जो अमोइबा सेल है वो अपनी शेप चेंज कर सकता है, और आपका वाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन ब्लड वो भी अपनी शेप चेंज कर सकता है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है, the difference between an amoeba cell and a white blood cell is that the amoeba cell is a full-fledged organism which is capable of independent existence, and a white blood cell is only a cell of human blood which is not full-fledged organism and hence cannot exist independently. So white blood cell can exist only inside the blood. के बच्चे ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, बट जो आपका व्हाइट ब्लड सेल है वो क्या है? डिपेंडेंट रहता है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता। सो उसको आपके हमेशा ब्लड में ही एग्जिस्ट करना पड़ता है। तो यही इन दोनों का डिफरेंस है। अब आपने बताना है आउट ऑफ अमोइबा सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल इनमें से कौन सा यूकैरियोटिक सेल है एंड कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल है। तो बच्चे अब आप देखिए कि ये जो अमोइबा सेल और वाइट ब्लड सेल हैं ये दोनों ही आपके यूकैरियोटिक सेल हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। चलिए, अब प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है कि हमने देखा था कि प्लांट सेल में आपका नंबर 1 सेल वॉल होता है एंड सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एनिमल सेल में क्या होता है आपका, डज नॉट हैव सेल वॉल, डज नॉट हैव सेल वॉल, ठीक है। कि इसमें क्या होता है आपका, सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है किसमें, आपके एनिमल सेल में। इसकी एग्जांपल क्या है, प्लांट सेल की ब्लू ग्रीन अलगे। अब इसमें क्या होता है प्लांट्स में कि प्लास्टिड प्रेजेंट होता है ना, कलर पिगमेंटेशन के लिए प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, बट इसमें जो है वो प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट इज के इसमें आपके लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लार्ज वैक्यूल, सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और इसमें वैक्यूल या तो होते हैं या फिर स्मॉल होते हैं, ठीक है। स्मॉल वैक्यूल्स या तो होते नहीं या तो स्मॉल प्रेजेंट होते हैं, ओके। अच्छा, अब कुछ आपके एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज में ये है वो ऑर्गेनेल्स जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ए सेल, वो कौन से ऑर्गेनेल्स है। तो वो मैंने आपको बताया था कि वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, जो क्या करते हैं ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज को यूज करके जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं सेल्स को, वो कौन से हैं आपके, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। एंड माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम था, वो था आपका पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल, ओके। विच नाउ आपका नेक्स्ट क्या है, जो आपकी सेल वॉल रहती है अनियन पील में, अनियन पील सेल में जो सेल वॉल रहती है वो किससे बनती है। ये भी हमने पढ़ा था कि जो अनियन पील में आपकी सेल वॉल होती है वो आपकी बनती है, दे आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। क्या कर बनती, किससे बनती है, दे आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज से आपकी सेल वॉल बनती है अनियन पील सेल की। Now the next is the group of similar cell which work together to perform a particular function is called, कि अगर बहुत सारे cells हैं वो ग्रुप में मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे तो उन सब को आप कंबाइनली क्या नाम दोगे, तो उनको हमने दिया था नाम टिश्यू। अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कल कि जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इट इज कॉल्ड टिश्यू, ओके। क्या कहेंगे उसको, टिश्यूज। द नेक्स्ट इज जो लॉन्ग एंड ब्रांच एनिमल सेल रहते हैं, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड एनिमल सेल, ठीक है। ब्रांच एनिमल सेल लॉन्ग या फिर जिनकी ब्रांचेस निकली होती हैं उन सेल्स के, उनको क्या बोलते हैं, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा बच्चे, उनको कहते हैं नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, इनका क्या काम होता है कि ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं दूसरे नर्व्स के साथ, नर्व सेल्स के साथ, एंड दे ट्रांसमिट मैसेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ओके। Now which of the following is not a unicellular organism? So amoeba, yeast and rhizobium are the example of unicellular organism, while yak is an example of multicellular organism, okay। तो बच्चे आज यहीं तक रखते हैं, आप अच्छे से स्टडी करिए इस चैप्टर को, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।